स्वागत है बैंक चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डेली करंट अफेयर्स 21 जून का, और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम माइंड मैपिंग करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं आज का। तो थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है, उसके लिए माफ़ करना, बट कल से जो है टाइम पे आएगा। कल तो संडे है, कल तो आएगा नहीं, मंडे से जो है टाइम पे आना चालू हो जाएगा। तो पहले न्यूज़ क्यों बढ़े, तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर लोकोमोटिव, मतलब ट्रेन भेजा गया है हमारे इंडिया से, लोकोमोटिव डीजल ट्रेन भेजा गया है गुआना में। अब ये गुआना कहाँ पे उसको समझते हैं। आपको ये मैप दिख रहा होगा, मैप को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से और दिखेगा। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया से जो है साउथ अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री देख सकते हो, गुआना। तो यहाँ पे जो है भेजा गया है, कहाँ से, इंडिया के कौन से स्टेट से, बिहार से भेजा गया है, ठीक है। बिहार से भेजा गया है इंडिया का पहला लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव जो है भेजा गया है, ठीक है। डोमेस्टिकली बिल्ड, इंडिजिनियसली इसको बिल्ड किया गया है, मतलब मेड इन इंडिया जो है ये ट्रेन रहने वाला है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की एक कंट्री में जो है भेजा गया। अब इसके बारे में डिटेल में बढ़े तो कौन से फैक्ट्री में इसको बनाया गया था, बिहार के एक मरोहा रेल फैक्ट्री जो है यहाँ पे जो है इस ट्रेन को बनाया गया था। और टोटल जो है ये 3,000 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और गुआना के बीच में। इसके अंतर्गत बोला गया था कि 150 जो है डीजल लोकोमोटिव जो भेजे जाएंगे ओवर दी 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब डीजल मोटिव का नाम यहाँ से आप पढ़ सकते हो, कुछ अजीब से नाम रहा है, ES43 ACMI जो इसका पूरा नाम मिलने वाला है। और एक गुआना का जो आयरन ओर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए जो है ये ट्रेन को भेजा जाएगा। अब 3 साल में भी कैसे कैसे भेजे जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल 37 लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जो 82 लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में जो है टोटल 31 लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। टोटल जो है 150 लोकोमोटिव जो है टोटल 3 साल में जो है भेजे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी सी न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि वोटर आईडी जो भी डिलीवर करना होता है, जब नया कोई वोटर आईडी लेता है या तो कोई अपडेट कराता है, तो उस केस में उसकी जो भी वोटर आईडी है वो 15 दिन के अंदर ही पहुंच जानी चाहिए विथ रियल टाइम ट्रैकिंग। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका न्यूज़ है, हेडलाइन है, उसको हम एक एक करके कवर करते हैं डिटेल में, ठीक है, क्या बोलने का मतलब है इसका। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इंट्रोड्यूस किया एक नया SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि एक तरह से सेट ऑफ रूल्स हैं, कैसे जो है जो भी एपिक नंबर्स होते हैं उसको पर्सन के पास पहुंचाया जाए जिसने भी नया वोटर आईडी बनाया होगा उसका, ठीक है। तो एपिक नंबर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जब भी आपको ऐसा आधार कार्ड मिलता है, सॉरी आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड मिलता है, तो वोटर कार्ड मिलता है तो इसमें एक एपिक नंबर होता है, जो कि एक यूनिक नंबर मान सकते हो। एपिक नंबर होता है जिसके अंतर्गत आपका जो भी आइडेंटिटी है उसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये एपिक नंबर जब भी कोई अप्लाई करे नया, या जब भी कोई अपडेट करे, तो वो 15 दिन के अंदर ही जो है डिलीवर होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और उसके लिए एक प्रॉपर SOP, मतलब कि एक प्रॉपर जो है रूल और रेगुलेशन लाया गया है, ठीक है। कितने दिन के अंतर्गत, 15 दिन के अंतर्गत जो है पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही बोला गया है कि जो SMS है नोटिफिकेशन वो भी देना पड़ेगा। जब एपिक जो क्रिएट होगा, एपिक कार्ड जो है क्रिएट होगा, या जो वोटर कार्ड जो है वो क्रिएट होगा, तब जो है एक नोटिफिकेशन देना है। उसके बाद जब लोकल ऑफिसर से जब डिस्पैच होगा तब एक नोटिफिकेशन देना है। उसके बाद जब इंडियन पोस्ट से आउट ऑफ डिलीवरी हो आपके घर तक, तब जो है एक SMS का नोटिफिकेशन देना है। ऐसा कुछ कहना है इस SOP में, ठीक है। तो नए और फिर जब अपडेट कर रहे होंगे तब के लिए एप्लीकेबल दोनों के लिए रहने वाला है। अब जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने यूज़ किया है ECI नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट का एक डिजिटल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन हो पाए। तो और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो इंडियन पोस्ट है उसका जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस है, API है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसको भी यूज़ किया जाएगा, और जिसकी वजह से वो लाइव ट्रैपिंग कर पाए, इसका जो है पूरा का पूरा प्लान होने वाला। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके साथ आपको इंडियन पोस्ट का भी नाम आपको याद रखते हुए चलना है। आई थिंक मुझे यहाँ पे फुल फॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, कोई बात नहीं, मैं आपका जब वीकली PDF दूंगा वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डेली PDF तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और जिन्होंने भी अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, t.me@banksathi, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। और वेबसाइट की बात करें www.mappingoffice.com में आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ कुछ लॉन्चेस हैं। पहला लॉन्च आ रहा है कि डिफेंस साइबर एजेंसी ने जो है साइबर सुरक्षा लॉन्च किया है। अब ये साइबर सुरक्षा जो है टोटल 15 दिन का एक इवेंट है,
ठीक है, 16 जून से लेके 27 जून तक चलने वाला है, ठीक है। 15 या कुछ 12 दिन का इवेंट है ये, तो ये डेट से इतना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ते हुए चलो। तो ये क्या है, ये जो है इंडिया का न्यू साइबर डिफेंस है, साइबर ड्रिल है, एक्सरसाइज है, जिसके अंतर्गत 100 पार्टिसिपेंट आए थे डिफेंस से, और बात की गई थी कैसे जो है हम साइबर सिक्योरिटी की हमारे इंडिया में बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम साइबर अटैक से हम बच सकते हैं उसके लिए। और ये इवेंट जो है हर साल होता है, पिछली बार मई 2024 में हुआ था, और इस साल जो है जून 2025 में हो रहा है, ठीक है। तो क्या काम रहने वाला है इसके अंतर्गत, ये बूस्ट करेगा साइबर रेजिलेंस थ्रू ट्रेनिंग दी जाएंगी, सिमुलेशन और लीडरशिप अलाइनमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जितने भी डिफेंस फोर्सेस हमारे पास 3 डिफेंस फोर्सेस सब एक साथ आएंगे, इवन एक्सपर्ट्स भी आते हैं जो कि कैसे जो है हम साइबर अटैक से बच सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि फील्ड ऑपरेटर से लेकर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स है सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेंट मिलेंगे, कुछ 100 पार्टिसिपेंट इसमें आए थे इस बार, और मोस्टली प्लान रहता है कि कैसे जो है हम साइबर अटैक से बच पाए, उसके लिए टोटल पूरा एक्सरसाइज रहता है इसमें, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये फर्स्ट एवर न्यूज़ में आता है, और अभी के लिए लॉन्चेस में रखा गया है, लेकिन जब वीकली में डालेंगे तो उसको फर्स्ट एवर में आ जाएगा ये। तो ये आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने लॉन्च किया है नक्षत्रा के बारे में बात करें तो इंडिया का पहला पब्लिक हेल्थ हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी होने वाली है। HPC याद रखना, इंडिया का पहला हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम होने वाली है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एक नॉर्मल कंप्यूटर रहता है PC, ठीक है, नॉर्मल PC रहता है, और ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर है जो कि हेल्प करेगा हॉस्पिटल्स या तो हेल्थ केयर सेक्टर को। और ये पहला बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपको, गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है ICMR, और ICMR इसको कहाँ बनाने वाले, पुणे में बनाने वाली है, ठीक है। ये फैसिलिटी जो है पुणे में होने वाली है, और जो ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पे जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है। काम क्या होने वाला है कि बूस्ट करेगा जीनोम सर्वेलेंस को, उसके साथ एस्केलेट करेगा पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को, ठीक है। तो ये हमने देखा कोविड का पेंडेमिक जैसा हुआ था, तो वो सब के लिए जो है तैयार करने के लिए जो है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाया गया है। कहाँ, पुणे में बनाया गया है, इसे ध्यान देना। इसको डेवलप किया गया है अंडर दी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये फर्स्ट एवर है। क्या आ रहा है कि जो बजाज एयरलाइंस है इन्होंने इंडिया का पहला स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है। अभी स्टेट वाइज हेल्थ पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, जैसे नाम में ही काम पता लग रहा है कि स्टेज वाइज हर एक स्टेट का जो है अलग अलग हेल्थ पॉलिसी बनेगा। अब मान लेते हैं कोई स्टेट है बिहार, ठीक है, कोई स्टेट मान लेते हैं असम, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ले लेते हैं, और कोई स्टेट लेते हैं साउथ का केरला, ठीक है। तो जो बिहार में ऐसा हो सकता है कि बिहार में गर्मी ज़्यादा है या तो आसाम में बारिश ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डेंगू फैल रहा हो या जॉन्डिस फैल रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सारे चांसेस हो सकते हैं। तो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हेल्थ पॉलिसी निकालने वाली पहली जो इंश्योरेंस कंपनी मिल गई है, बजाज एयरलाइंस मिल गई है, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 25 ऐसे स्टेट्स में जो है कस्टमाइज हेल्थ पॉलिसी निकाली गई है, जहाँ पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो भी स्टेट में ज़्यादा होता है उसके हिसाब से जो है बनाया गया है। इसके अंतर्गत 5 यूटीज़ भी है, यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंतर्गत है। फोकस क्या रहने वाला है कि लोकल डिजीज पैटर्न को देखते हुए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, मेडिकल कॉस्ट को देखते हुए जो है इंश्योरेंस प्लान बनाए गए हैं, और ये रिप्लेस करेगा वन साइज फिट ऑल मॉडल को जो कि रीजन स्पेसिफिक नहीं रहता, ठीक है। तो ये रीजन स्पेसिफिक करने के लिए किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मान लेते हैं कि आपने कहीं ICICI बैंक का ले लिया, ठीक है, ICICI बैंक का जो इंश्योरेंस ले लिया। अब वो इंश्योरेंस में जो है मान लेते हैं कि उस इंश्योरेंस में आपका फीवर कवर, फीवर तो ऐसा होता नहीं है, ऐसे छोड़ो फीवर को, मान लेते हैं डेंगू कवर है, ठीक है, डेंगू कवर है, चिकनगुनिया कवर है, चिकन पॉक्स कवर है, ये सारे नॉर्मल ऐसे बता रहा हूँ मैं, चिकन पॉक्स सब कवर है नॉर्मल। या मान लेते किडनी फेल या तो लीवर फेल या हार्ट अटैक, ये सब कवर है हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन आपके जो रीज़न है, आप जहाँ रहते हो, आप मान लेते आप बिहार में रहते हो या कहीं आसाम में रहते हो, कहीं भी रहते हो, XYZ कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पे जो है कोई और बीमारी होती है, ठीक है, मान लेते जॉन्डिस होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके इलाके में, तो आपने अगर ICICI इंश्योरेंस लेकर रखा होगा तो वो जॉन्डिस को तो कवर करेगा नहीं, क्योंकि आपके एरिया को देखते हुए उन्होंने प्लान नहीं बनाया, वो पूरे इंडिया को देखते हुए बनाया मेजर डिजीज़ का। तो जॉन्डिस आपके तो ज़्यादा होता है तो आप जो है बजाज एयरलाइंस का ले सकते हो, और ये हेल्पफुल करेगा क्योंकि ये स्टेट वाइज जो है इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस बनाया गया है। कुछ एग्जाम्पल लोकल नेम के, जैसे कि आपके लिए जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए जो है इन्होंने लॉन्च किया गया है, मतलब प्रमोट करने के लिए अपना प्रोडक्ट, और जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है उनके लिए
में कोसुम जो है लॉन्च किया गया, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, ये लॉन्च किया गया। ये जो है इंडिविजुअल फैमिली दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा और टोटल कवरेज जो है 5 लाख से लेकर 20 लाख तक रहने वाला है, ये पॉइंट भी याद रखना। और भी डिटेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई अगर 7,000 किलोमीटर चलता है तो कुछ डिस्काउंट दे दिया, 10,000 किलोमीटर चलता है तो कुछ डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद अनलिमिटेड जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सबको छोड़ते हुए चलते हैं। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड ही नहीं किया गया, आपको सिर्फ जितना डिटेल देकर रखा उतने पढ़ो और आपका अच्छा सा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ना है, इनरिलेवेंट नहीं, मेरा ये मोटिव है और बैंक साथी का ये मोटिव है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। देखो यार, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर महीने 400 300 पेज पढ़ के जा रहे हो और एग्जाम में कुछ फंस नहीं रहा। इससे अच्छा यही है कि 150 पेज पढ़ो या 120 पेज पढ़ो और एग्जाम में अगर 30 नंबर आ गए और दूसरे वाले के अगर जो 400 पेज पढ़ पा रहा है वो 35 नंबर लेके आ रहा है, तब भी कुछ आपका इतना बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि हमारा आप देखोगे तो हम 30-35 नंबर हर एग्जाम में जो है हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मैं क्लब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीओ की बात नहीं कर रहा। पीओ में 25+ आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है MUN कोलैब के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पार्टनर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT बोला जाता है। तो तीनों जो है मिलकर एक तरह से ट्राइलेटरल MU साइन कर रहे हैं, जो कि एक तरह से एजुकेशन देने का काम करेंगे। जो पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी रहता है, PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करने का काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशंस। टोटल 3 मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आती है। उसके बाद जो NIOS है वो नोएडा बेस है, ये भी पार्ट है, और उसके बाद NCERT भी है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि जितने भी पर्सन हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि PWD थ्रू से आते हैं, तो उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का अंडर राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। तो ये दोनों एक्ट के अंतर्गत ये चीज़ की जा रही है। अब हम बात करते हैं क्या काम है NIOS का और NCERT का क्या काम होने वाला है, ठीक है। मिनिस्ट्री का तो काम समझ आ गया होगी, मिनिस्ट्री तो रहनी पड़ेगी तभी सब कुछ हो पाएगा, बस निगरानी रखने का काम तो इनके रहने वाला है। अब बात करते हैं कि NCERT और फिर NIOS का क्या काम है। NIOS का काम रहने वाला है कि एक तरह से स्पेशल NGO स्कूल खुलेगा अंडर द दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्कूल का नाम इन्होंने रखा है स्पेशल एस्रीडेटेड इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड डिसेबल्ड। तो ये आप स्कूल का नाम देख सकते हो, क्या है, SAIEDS, आपको पूरा नाम मिलने वाला है। दूसरा NCERT क्या काम करने वाला है। NCERT क्या करता है, NCERT बुक बनाता है, तो इधर ये क्या करने वाला है, रिव्यू करेगा और एडॉप्ट करेगा जो भी इनके सिलेबस रहेगा उनको, और उसको जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 में जो लॉन्च किया था उसके अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से जो भी इनका प्रॉब्लम रहता है या तो जो भी इनको सीखना है कैसे जो एडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे जो है NCERT काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़े 2 काम रहने वाला है। एक तो NIOS एक स्कूल बनाएगा, स्कूल का नाम है स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन फॉर ऑफ डिसेबिलिटी, इसको SAIEDS बोला जा रहा है। और दूसरा जो है NCERT का काम रहने वाला बुक्स बनाने के लिए इनके लिए, ठीक है। टोटल जो है बुक्स बनाए जाएंगे NCERT के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने MU साइन किया है भसीनी के साथ। भसीनी का मतलब क्या, भाषा इंटरफेरेंस फॉर इंडिया। तो ये जो है एक तरह से AI मॉडल है जो कि ट्रांसलेशन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक तरह से ये इंडिकेट करेगा AI मल्टी लैंग्विस्टिक टेक इनटू पंचायती राज प्लेटफॉर्म। तो जितने पंचायती राज प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो पाए, उसी के लिए जो है पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सब और अच्छे समझ आएगा। अब मान लेते हैं कोई पंचायत है, कोई एक पंचायत है, यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो कुछ और चलती है, ठीक है। इधर जो लैंग्वेज चलती है X चलती है। एक बाहर से कोई मिनिस्टर आया जो कि Y में बात करता है, मान लेते हैं हिंदी में बात करता है, लेकिन जो पंचायत है ये तो X का लैंग्वेज समझती है, तो वो तो Y का लैंग्वेज नहीं समझ पाएगी। तो उस केस में वो भसीनी का यूज़ करेंगे और फिर वो X में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो ये पंचायती राज में करने के लिए जो है ये एक तरह से MU साइन किया गया है। इसके अंदर लोकल लैंग्वेज इंटरफेरेंस ऑन डिजिटल टूल लाइक ग्राम स्वराज भी जो है यूज़ किया जाएगा। इसकी वजह से जो भी रूरल ऑफिसर्स हैं, सिटीजन जो है इजीली अपने जो नेटिव लैंग्वेज वहाँ पे जो है बात कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो साउथ का जो स्टेट्स है वहाँ का,
क्योंकि साउथ के स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग जो रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, तो वो इंग्लिश नहीं आता उनको, ना ही हिंदी आता है, तो उनको अपना नेटिव लैंग्वेज आता है। और बात कर लेते हैं कि कहीं हमारे बीजेपी से जो है वो बन गए, वहाँ के जो है लोकल इलेक्ट हो गए, तो उस केस में वो तो उनका लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, नेटिव लैंग्वेज। तो ये एक तरह से जो बैरियर होता है उसको हटाने का काम करेगा भसीनी, जहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज में जो भी नेटिव लैंग्वेज है वहाँ पे बात कर सकते हैं, और बाकी वो ट्रांसलेट करने का काम भसीनी का रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस रहेगा। इसके साथ एक और चीज़ याद रखना है, भसीनी से याद आया कि मिज़ोरम जो गवर्नमेंट है, इन्होंने भी जो है डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीज़न जो है इनके साथ पार्टनर किया है, और जो गवर्नमेंट सर्विस है उसको डिलीवर करने के लिए हेल्प करेंगे मिज़ो लैंग्वेज में। ठीक है, तो मिज़ोरम के बारे में बात करें, मिज़ो लैंग्वेज की बात करें तो बहुत हार्ड लैंग्वेज होता है, और मिज़ो और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को अभी भी हिंदी नहीं आती। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बहुत हेल्प करेगा ये जो भसीनी सिस्टम है, डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीज़न का जो सिस्टम है, ये ट्रांसलेट करने के लिए मिज़ो लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये भसीनी का टैग यूज़ करेंगे, और जिसके अंदर का जो मिज़ो कम्युनिटी है वो लैंग्वेज इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट भी उनके बातें बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक बहुत बड़ा लॉन्च किया गया है, या तो बहुत सारे जो है मिलके एक MU साइन किया गया है। इसमें आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उड़ीसा, उसके साथ पब्लिक सेक्टर के जितने बैंक्स हैं वो सारे के सारे मिले हैं, और नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के साथ एक MU साइन किया गया है। ठीक है, तो इस MU में क्या बोला गया है कि ये जो है डिजिटल क्रेडिट एक्सेस देने का काम करेंगे फार्मर्स को। ठीक है, तो डिजिटल एक्सेस देने का काम करेंगे फार्मर्स को। फार्मर है तो इसको जो है डिजिटली एक्सेस दी जाएंगी कि क्रेडिट एक्सेस ले पाए। अब कौन से फार्मर्स, इसमें 2 फार्मर्स आएंगे, एक स्मॉल फार्मर्स और एक मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत आएंगे। स्मॉल फार्मर्स कौन, जिनका 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है। मार्जिनल फार्मर कौन, जिनका 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जो लैंड होता है उसके अंतर्गत। टोटल जो है इसके लिए जो फार्मर्स के लिए जो फंड अलाउ किया गया है वो 6,000 करोड़ रुपये किया गया है। उसमें से 4,000 करोड़ रुपये जो है फार्मर रजिस्ट्री सिस्टम को दी जाएंगी, और 2,000 रुपये जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए दी जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होने वाला है, जो भी पहले आएगा उसी को जो है ये सब बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अंतर्गत जो है AI का ChatGPT यूज़ किया जाए, चैटबॉट भी यूज़ किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसरो की हेल्प ली जाएंगी, और उसके साथ एग्री स्टॉक डेटा भी ली जाएंगी जो कि जिमनी में बिल्ड है। अब ये एग्री टैग डेटा क्या है, एग्री स्टैक क्या है उसके बारे में समझते हैं। एग्री स्टैक जो है एक तरह का ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या, कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में आप कोई भी यूज़ कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेटा ऑन, जैसे कि फार्मर ID हो गया, फिर लैंड रिकॉर्ड हो गया, क्रॉप हिस्ट्री एंड इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद लोन एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो गए। ये सारा का सारा जो है एग्री स्टैक के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है एग्री स्टैक के अंतर्गत रहेगा। अब फार्मर ID के बारे में आपको पता होगा कि फार्मर को भी अब ID दी जाती है, जिसके अंतर्गत फार्मर बताया जाता है कि फार्मर का नाम क्या है, कितने हेक्टेयर लैंड है। एक तरह से इनकी ID कार्ड भी दी गई है फार्मर ID के अंतर्गत। ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड जो है ये फार्मर ID के अंदर लिखा रहता है। इवन लैंड रिकॉर्ड का जो डेटा है वो भी जो है एग्री स्टैक के अंदर स्टोर रहता है। उसके बाद क्रॉप की हिस्ट्री, कौन सा जो है क्रॉप उगाते हैं वो, और क्या इन्होंने इंश्योरेंस लेकर रखा है, तो इंश्योरेंस लिया भी है तो कौन से क्रॉप के लिए इंश्योरेंस लिया है, वो सारा कुछ जो है एग्री टैग के अंतर्गत लिखा रहता है। ठीक है, तो एग्री टैग के बारे में बात करें तो एग्री टैग जो है बिल्ड है गूगल के जिमिनी में, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है पिस्कल, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। इन्होंने पार्टनर किया IDEX के साथ, और IDEX जो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये डिफेंस का एक एक्सपो है। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है कि पिक्सल ने जो है पार्टनर किया है IDEX एक्सपार्क के साथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को इमेज पेलोड देने का काम करेगा, इमेजिंग पेलोड देने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं, ये हाई रेजोल्यूशन हाइपोस्पेक्ट्रिकल और मीडियम वेव इंफ्रारेड पेलोड फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए देने वाले। इतना कुछ साइंटिफिक टर्म में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल एक चीज़ समझो कि जो भी पेलोड है उसका जो है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देने का काम करने वाली है पिक्सल बेंगलुरु। ठीक है, तो ये स्टार्टअप जो है स्पेस स्टार्टअप है। अगर बात करें कि ऐसे आप माइंड मैपिंग कंटेंट चाहिए तो आप 349 में होगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और टेलीग्राम में जो है आप DM करके पूछ सकते हो, इवन mappingoffice.com में जाके भी आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 का ये दिया गया है स्टार ट्रैक के द्वारा, और एक कतर एयरपोर्ट को दिया गया है। कतर के साथ आपको कुछ और एयरपोर्ट्स भी याद रखने हैं, जैसे कि सिंगापुर एयरपोर्ट 2nd नंबर पर आती है,
ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अगर कतर एयरपोर्ट के बाद में बात करें तो कतर एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है और इसको 9 बार ये अवार्ड दिया गया है। इवन बेस्ट एयरपोर्ट है इन मिड ईस्ट, बेस्ट एयरपोर्ट है इन बिजनेस क्लास, बेस्ट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए भी। तो टोटल ये 4 कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया कतर को। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फ्लाइट उड़ती है वो इंडिगो की उड़ती है। तो इंडिगो जो है इंडिया की तरफ सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के तौर पे। और इसमें बेस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया, लोएस्ट बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया और थर्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन ग्लोबली। तो ये सारे जो है अवार्ड दिए गए इस इवेंट पे, ठीक है, जो ये वर्ल्ड एयरलाइन इवेंट है यहाँ पे। इसको एज अ ऑस्कर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री बोला जाता है। और जो भी फ्लाइट अपने जो डोमेन है या तो जो भी अपना जो अच्छा काम कर रही होंगे उस बेसिस पे जो है इनको अवार्ड दिया था डिफरेंट कैटेगरीज में। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी, आप यहाँ से वो चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो एक यूएस की तरफ से न्यूज़ की रिपोर्ट आ रही है, यूएस न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि 11 ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025-26, इसमें आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे मिलेगी और इंडिया की तरफ से जो है IISc बेंगलुरु मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने 100 स्कोर किया हुआ है। पहली यूएसए की यूनिवर्सिटी है जो के अंतर्गत आती है, दूसरी भी यूएसए की तरफ से आने वाली MIT, तीसरी आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलने वाली है और सारे के सारे जो भी यूनिवर्सिटी सारे के सारे यूएसए की तरफ से आती है। क्योंकि ये एक यूएस बेस्ड रिपोर्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि यूएस को ही जो है देखते हुए जो है अच्छा रैंक देंगी, क्योंकि ऐसे ही रहता है, जो जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो वहीं पे जो है अपना जो भी कंट्री रहता है उसका अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। कोई ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नॉर्मली होता रहता है, इसके ऊपर बहुत सारी ब्लेम भी लगाती है इंडिया। अब बात करें इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से IISc बेंगलोर जो कि इंडिया के हर समय टॉप में जो है रहती है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सब चीज़ों में, इनको जो है ग्लोबल रैंक जो है 633 दिया हुआ है, जो कि बहुत ख़राब है। एशिया के रैंक के बारे में बात करें तो 181 देकर रखा है। टोटल स्कोर 48.8 है, मतलब 50% से भी कम दिया, 48.4 है और हाईएस्ट रैंक है इंडिया के इंस्टीट्यूट में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर आ गई है वो आपको चाइना मिलने वाली है, उसके बाद USA, उसके 30 नंबर पर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में टोटल 118 यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट में बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है जिसमें QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की है, जिसके अंदर बोला गया कि IIT दिल्ली जो है इसमें टॉप मारा हमारे इंडिया की तरफ से। फर्स्ट नंबर पे MIT मिलने वाली है USA की, उसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन मिलने वाला है दूसरे नंबर पे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में IIT दिल्ली टॉप में है और टोटल अगर ग्लोबल रैंक के बारे में बात करें तो 123 ग्लोबल रैंक है, स्कोर 65.5 मिला है, ठीक है। और टॉप 3 इंडिया के जो कंट्रीज, टॉप 3 इंडिया के इंस्टीट्यूट जो इस लिस्ट में रखे गए 200 में, वो आपको IIT दिल्ली, IIT मुंबई और IIT मद्रास रखे गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत IIT दिल्ली जो है फर्स्ट आई है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है। अब चलते डिफेंस के ऊपर। तो डिफेंस में आपको मिलेगा एक्सरसाइज शक्ति 8 एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी और फ्रांस की जो मिलिट्री है इनके बीच में फ्रांस में हो रही थी, जिसके अंतर्गत इंडिया की तरफ से 90 ट्रूप्स गए थे और ये 90 के 90 ट्रूप्स जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बटालियन से मिलने वाले हैं और उसके बाद कुछ सपोर्टिंग आर्म भी गए थे। फ्रांस का आपको याद रख पाते तो सही है और नहीं रख पाते तो भी कोई इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा तो इंडिया से पूछा जाएगा कि इंडिया से कौन सी रेजिमेंट जो है एक्सरसाइज शक्ति के अंदर गई हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है एक्विजिशन। तो आपको मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने सेल कर दिया 3.64% का स्टैक एशियन पेंट का। किसको सेल किया है? SBI म्यूचुअल फंड को सेल किया है 7703 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो 773 करोड़ रुपए में जो इसको सेल किया गया। अभी के टाइम पे बात करें कि SBI म्यूचुअल फंड का जो है टोटल स्टैक 1.5 से बढ़ के 5.5% हो गया है एशियन पेंट में। और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इनका जो एफिलिएट कंपनीज़ हैं, इनका पहले था 4.90, अब इन्होंने कम करके 1.626% कर दिया गया है। ये सारा का सारा जितने परसेंट डिफरेंस देख रहा है वो SBI म्यूचुअल फंड को बेच दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं मॉरलेस स्टैनली एशिया ने जो है अपना जो स्टैक है वो BN प्रभास को सेल कर दिया और इन्होंने बाई किया है 1.25 लाख पर शेयर करके, ठीक है। तो शेयर का प्राइस आपको इतना देख सकते हो, ये इतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसके तरफ छोड़ते हुए चल सकते हैं। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि SBI की तरफ से न्यूज़ है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल, और ये PDF जो है आपको इस वाले लिंक में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और www.mappingaffairs
.com पे भी मिल जाएगा, ठीक है, mappingoffice.com पे भी मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो हम इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।